जय जोहार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का तो दोस्तों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का आखिर मतलब क्या होता है? ये इवेंट का मतलब होता है दोस्तों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब वो सारे के सारे इवेंट एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर मतलब कि जो एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर है, उसमें उसमें दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट होते हैं, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आखिर क्या क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या चीज दोस्तों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो प्रेजेंट था, किसके अंदर प्रेजेंट था दोस्तों? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट था। ये आगे चल करके दोस्तों, ये एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और यही एंडोस्पर्म ये डेवलपिंग सीड को दोस्तों, या फिर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसको क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों? नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों? पहला स्टेप ये है इस इवेंट में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और ये जो एंडोस्पर्म है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? जाइगोट डिवाइड करता है। क्या करता है दोस्तों? जाइगोट डिवाइड करता है और लार्ज सेल मास का फॉर्मेशन करता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो स्टेज है ये स्टार्ट होती है, तब सेपल और पेटल जो ग्रीन और अलग अलग कलर्ड वाले जो रीजन होते हैं, ग्रीन कलर का एक पार्ट होता है और एक कलर्ड पार्ट होता है, हो सकता है वो रेड हो, पिंक हो, व्हाइट हो, वो क्या हो जाता है, किसी भी फ्लावर से क्या हो जाता है, झड़ जाता है और झड़ करके नीचे गिर जाता है। तो क्या बचा अब दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट बचता है फ्लावर का। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? डबल फर्टिलाइजेशन में ओवरी जो है, ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन कर लेती है दोस्तों? फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो एम्ब्रियो है किसके अंदर प्रेजेंट है दोस्तों? ये प्रेजेंट है इस ओवरी के अंदर। ओवरी आगे चल करके डेवलप होती है और एक फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है दोस्तों? फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। इस कंप्लीट इवेंट को ही बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने की बाद वाली जो घटनाएं होती है एक फ्लावरिंग प्लांट में, उससे ही कंप्लीटली क्या कहा जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों इतनी बहुत सिंपल सी चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे की कहानी समझते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रे डायग्राम से आप जैसे कि देख पा रहे हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? तो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। अब क्या करता है? ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, और ये जो ओव्यूल प्रेजेंट रहता है ये क्या बना लेता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा? सीड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो ओवरी है किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्चुअल में डेवलप किस में हो जाता है? ओवरी ही आगे चल करके फ्रूट का फॉर्मेशन करता है।
और ओवेरी की जो वॉल होती है ना दोस्तों, आउटर वाली जो वॉल है, लेट से ये कोई ओवरी है फ्लावरिंग प्लांट का, ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर है। तो ये जो ओवरी की ये जो वॉल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यही जो ओवरी की जो वॉल है, ये आगे चल करके क्या काम करेगा दोस्तों, ये आगे चल करके फ्रूट के वॉल का फॉर्मेशन करता है। ओवरी की वॉल क्या करती है, फ्रूट के वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको। और मुझे ये भी पता है हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही आइडियल हैं, होनहार हैं, तो उन्होंने पिछली क्लास को रिवाइज भी किया होगा। अब समझते हैं दोस्तों एंडोस्पर्म के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये जो मक्के की गिरी है या फिर कॉर्न कर्नल है, क्या है जी दोस्तों, कॉर्न कर्नल या फिर मक्के की गिरी। अब इसमें ये जो, अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे कट कर दूं इसको, इसको मैं अगर कटिंग कर देता हूं, तो मैं ये देख पा रहा हूं अंदर वाले रीजन में, ये क्रॉस सेक्शन में जो आप व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये व्हाइट कलर का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, इस सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है दोस्तों, ये जो व्हाइट कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये एम्ब्रियो को जब ये डेवलप करता है एम्ब्रियो, तब उसको अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, कॉर्न कर्नल या फिर मक्के की गिरी कहा जाता है। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है कि फूल वाले पौधों के बीज में पोषक तत्वों से भरपूर उत्तक रहते हैं। अब ये क्या है, भ्रूण को पोषण देने का काम करते हैं। भ्रूण का मतलब क्या है दोस्तों, एम्ब्रियो, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ ना आए इसलिए बता रहा हूं, भ्रूण का मतलब क्या, ये जो एम्ब्रियो है इसी के बारे में चर्चा करी जा रही है। अब ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, ये जो एंडोस्पर्म है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, तो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कुछ चीजें प्रेजेंट रहती है, जिसका नाम क्या है, पहला है दोस्तों स्टार्च, क्या है दोस्तों, स्टार्च है। दूसरा क्या है, प्रोटीन है। और तीसरा क्या है, फैट है। पहला है स्टार्च, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। तो ये सारी की सारी चीजें, ये व्हाइट कलर वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड ऑक्यूपाई रहता है, डेंसली पैक्ड रहता है। कैसे पैक्ड रहता है दोस्तों, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है, एकदम ज्यादा डेंसली पैक्ड रहता है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम समझते हैं दोस्तों एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो ये जो एम्ब्रियो है, अगर मैं ये ओवरी का ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इसमें जो ओव्यूल है ये मान लेते हैं ये ओव्यूल है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये डेवलप कर रहा है। तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जब डेवलप कर रहा होता है, तो एक ऊपर वाला स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों इस एम्ब्रियो में, और एक होता है नीचे वाला स्ट्रक्चर, है ना। अगर मैं ऐसे सेक्शन के बारे में बात करूं, ये एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूं, एक्सिस को अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो एक अपर वाला स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, एक होता है नीचे वाला स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो के जो अपर वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों, एम्ब्रियो का जो अपर वाला स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है दोस्तों, प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का फॉर्म करता है, प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करता है। और एम्ब्रियो का जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये किसका फॉर्मेशन करता है, रेडिकल का फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो अपर वाला सरफेस क्या फॉर्म करेगा, प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का जो अपर वाला सरफेस है। और जो लोअर वाला सरफेस है उसकी किस चीज का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, रेडिकल का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। भ्रूण मतलब कि एम्ब्रियो, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइकॉट के सीड को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है।
अब ये डाइकोट के सीड का अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बात करूं, ये किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सिस जो है दोस्तों, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के जो ये टॉप वाला जो रीजन है दोस्तों, इसको क्या माना जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है प्लीम्यूल। क्या बोला जाएगा दोस्तों, प्लीम्यूल बोला जाएगा, या फिर प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल या फिर प्रांकुर कहते हैं। अब ये जो प्रांकुर है, इसमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों, दो सेपरेशन प्रेजेंट है, गैप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इसके बारे में बात करें तो दो डिवीजन प्रेजेंट है इस सीड के सरफेस में, एक राइट और एक लेफ्ट देख पा रहे हैं। तो यही दोनों चीजों को क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यही दोनों चीजों को क्या बोला जा रहा है, ये जो सेपरेशन है, ये जो डिवीजन है, इन दोनों को कंप्लीटली मिला करके दोस्तों, कंप्लीटली मिला करके क्या बोला जा रहा है, कॉटिलीडन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉटिलीडन्स कहा जाता है। अब ये जो कॉटिलीडन के जो जस्ट नीचे वाली जो सरफेस है, कॉटिलीडन के जस्ट बिलो वाली सरफेस है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, बीज पत्र या फिर हाइपोकोटाइल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बीज पत्र या फिर हाइपोकोटाइल कहा जाता है। कैसे बताएंगे हाइपोकोटाइल क्या होता है, तो आपको बोलना होगा दोस्तों, डाइकॉट के सीड के एक्सिस में, सीड के एक्सिस में कॉटिलीडन स्ट्रक्चर के जस्ट बिलो सरफेस में, कॉटिलीडन स्ट्रक्चर के जस्ट बिलो सरफेस में क्या प्रेजेंट रहता है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट रहता है दोस्तों। कहां प्रेजेंट रहता है, कॉटिलीडन के जस्ट बिलो प्रेजेंट रहता है हाइपोकोटाइल। अब ये जो हाइपोकोटाइल है, उसके नीचे सरफेस में क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, रेडिकल प्रेजेंट रहता है। हाइपोकोटाइल के नीचे वाली सरफेस में क्या प्रेजेंट रहता है, रेडिकल या फिर मूलांकुर प्रेजेंट रहता है, रेडिकल या फिर मूलांकुर। अब ये जो रेडिकल है ना दोस्तों, यही आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, रूट का फॉर्मेशन करेगा। कब फॉर्मेशन करेगा बात आती है, तो रूट का फॉर्मेशन तभी करेगा जब इसे हम सॉइल में डालेंगे, नरिशमेंट देंगे, कुछ न्यूट्रिएंट देंगे, खाना पानी देंगे, पानी इसमें डालेंगे, है ना, तो कंप्लीट इस प्रोसेस में इसका डेवलपमेंट होगा और रेडिकल से रूट अराइज होगा। लेकिन ये जो रेडिकल है वो भी कवर रहती है एक स्ट्रॉन्ग टफ सरफेस से। किससे कवर रहती है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग एंड टफ सरफेस से कवर रहती है। इसे ही क्या बोला जाता है, रूट कैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, रूट कैप बोला जाता है। रेडिकल, रेडिकल के नीचे वाली सरफेस जो होती है वो टफ होती है। कैसी होती है, टफ होती है, स्ट्रांग होती है। जो क्या काम करती है, तो रेडिकल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, रेडिकल, क्योंकि एक सॉफ्ट टिश्यू है। क्या है दोस्तों, एक सॉफ्ट टिश्यू है। अगर यहाँ पर रेडिकल के अपर वाली सरफेस में रूट कैप अगर प्रेजेंट ना हो, मान लेते प्रेजेंट नहीं हो, तो रेडिकल रूट का फॉर्मेशन सॉइल के अंदर नहीं कर पाएगी। कर पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो रेडिकल जो है एक लेयर से कवर्ड रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। ये एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं। अब रूट कैप क्या करता है दोस्तों, तो सॉइल में डिग होता है, डिग होते जाता है, होते जाता है, और क्या करता है, रूट के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो टॉप लेयर क्या है, रूट कैप है। रूट कैप के अंदर रेडिकल प्रेजेंट है। और ऊपर वाली लेयर क्या है दोस्तों, प्लीम्यूल है। और ये प्लीम्यूल से क्या फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया, शूट एपेक्स का फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्मेशन होता है, प्लीम्यूल से शूट एपेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो consist of an embryonical axis with two cotyledon। डाइकॉट का जो एम्ब्रियो होता है, ये जो सीड है, एक्सिस के अराउंड कितने कॉटिलीडन प्रेजेंट है दोस्तों, कितने कॉटिलीडन प्रेजेंट है, टू कॉटिलीडन प्रेजेंट है। यही चीज मैंने आगे लिखी। रेडिकल सिचुएटेड एट द लोअर एंड, रेडिकल कहां प्रेजेंट है, लोअर एंड में प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, रूट कैप के अंदर प्रेजेंट है। डेवलप इनटू प्राइमरी रूट, ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करने का काम करता है। प्लीम्यूल एट द अपर एंड डेवलप्स इनटू शूट। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, प्लीम्यूल्स एट द अपर एंड डेवलप्स इनटू शूट।
उसके बाद क्या है दोस्तों, हाइपोकोटाइल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस बिलो द कोटिलिडन। तो हाइपोकोटाइल क्या है, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस में कोटिलिडन के जस्ट बिलो वाला पार्ट है। तो दोस्तों ये जो चीजें मैंने बताई है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है, तो मुझे तुरंत ही कमेंट करिए, ताकि मैं जल्द से जल्द उस डाउट का निवारण कर पाऊं। तो दोस्तों क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक। तो क्योंकि आपने कोई कमेंट नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम अपने आगे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसा होता है। मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसा होता है? तो दोस्तों मोनोकॉट में दो अलग अलग कॉटिलिडन प्रेजेंट नहीं रहते। क्या मोनोकॉट के सीड में दो कॉटिलिडन प्रेजेंट रहते हैं क्या? नहीं प्रेजेंट रहते हैं। तो उसे ही मोनोकॉट के जो कॉटिलिडन जो दो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कंप्लीट वन स्ट्रक्चर रहता है, इसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों? स्क्रूटिलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रूटेलम कहा जाता है। तो स्क्रूटेलम क्या है दोस्तों? सिमिलर वही स्ट्रक्चर है जो हमने किसमें पढ़ा था, डाइकॉट के सीड में पढ़ा था। लेकिन डाइकॉट के सीड में कितने कॉटिलिडन थे? दो कॉटिलिडन प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे क्या दो कॉटिलिडन है या सिंपल एक कॉटिलिडनस स्ट्रक्चर है या सिंगल स्ट्रक्चर है? तो आप बोलेंगे सर सिर्फ यहाँ पे एक कॉटिलिडन स्ट्रक्चर है, इसे ही क्या बोला जाता है? स्क्रूटेलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्क्रूटेलम कहा जाता है। अब ये जो शूट एपेक्स है दोस्तों, शूट एपेक्स, ये जो मोनोकॉट का जो सीड है, इसका जो एम्ब्रियो है, इसमें जो शूट एपेक्स प्रेजेंट है दोस्तों, ये कवर्ड रहता है एक लेयर से। शूट एपेक्स कवर्ड रहता है एक लेयर से, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? सीलियोप्टाइल कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सीलियोप्टाइल कहा जाता है। तो सीलियोप्टाइल क्या है दोस्तों? शूट एपेक्स का एक कवर है। क्या है दोस्तों? शूट एपेक्स का एक कवर है, जिसे क्या बोला जाता है? सीलियोप्टाइल कहा जाता है। शूट एपेक्स का कवर को सीलियोप्टाइल कहते हैं। उसी तरीके से रूट के जो कवर है, रूट का जो कैप है, उसका भी जो कवर है, रूट के कैप का भी कवर, उसे क्या बोला जाता है? सीलियोराइजा। क्या बोला जाता है दोस्तों? सीलियोराइजा। तो टॉप लेयर में एम्ब्रॉयनिकल एक्सिस के दोस्तों टॉप लेयर में क्या प्रेजेंट है? स्क्रूटेलम। स्क्रूटेलम के नीचे क्या प्रेजेंट है दोस्तों? ये सीलियोप्टाइल। सीलियोप्टाइल किस चीज को कवर करने का काम कर रहा है? शूट के एपेक्स को कवर करने का काम कर रहा है सीलियोप्टाइल। सीलियोप्टाइल क्या कर रहा है? शूट के एपेक्स को कवर करने का काम कर रहा है। उसी तरीके से रूट कैप के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है जो रूट कैप को कवर करने का काम करता है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में सीड के बारे में बात कर रहा हूं, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, तो उसे क्या बोला जाता है? सीलियोराइजा। सीलियोराइजा क्या करता है? रूट कैप के बाहर में प्रेजेंट है, रूट कैप को कवर करने का काम करता है। और रूट कैप के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो याद करिए, अभी जस्ट पहले बताया है मैंने, डाइकॉट के सीड के एम्ब्रियो के बारे में बताया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रूट कैप के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? रेडिकल या फिर मूलांकर प्रेजेंट रहेगा। मूलांकुर प्रेजेंट रहेगा। अब बात आती है शूट एपेक्स और रूट एपेक्स या फिर रेडिकल, इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? तो एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इपीब्लास्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इपीब्लास्ट बोला जाता है। तो इपीब्लास्ट क्या है दोस्तों? शूट एपेक्स, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। रूट एपेक्स या फिर रेडिकल बोला जाए, शूट एपेक्स या फिर रेडिकल, दोनों के बीच की एक लेयर होती है, जिसे क्या बोला जाता है? इपीब्लास्ट कहा जाता है। उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों, मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलिडन। कितने कॉटिलिडन का बना होता है? मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन का बना हुआ रहता है। इसे ही क्या बोला जाता है? स्क्रूटेलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्क्रूटेलम कहा जाता है।
रेडिकल इज इंक्लोज्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीट, जिसे क्या बोलते हैं, सीलियोराइजा। यहीं पे ये जो रेडिकल है ये कवर्ड रहती है एक प्रोटेक्टिव शीट से, जिसे क्या बोला जाता है, सीलियोराइजा कहा जाता है। प्लीम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अनदर शीट कॉल्ड सीलियोप्टाइल। ये जो प्लीम्यूल है ये कोई दूसरे एक अलग शीट से कवर्ड रहती है, एक शीट से टफ लेयर से कवर्ड रहती है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, सीलियोप्टाइल कहा जाता है। ये किसमें प्रेजेंट रहता है दोस्तों, तो मक्का में प्रेजेंट रहता है, घास में प्रेजेंट रहता है। मोनोकॉट में क्या आता है दोस्तों, मक्का हो गया, घास हो गया, तो किसमें प्रेजेंट रहता है, स्पेशली ये घास में प्रेजेंट रहता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। अब समझते हैं दोस्तों एपोमिक्सिस क्या है और पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों आप, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी के बारे में, लेकिन उससे पहले सीड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सीड है दोस्तों, जो सीड है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड और एक क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसका हमने कैसे डिवीजन कर लिया भाई, क्या बेसिस था, तो सीड जब डेवलप कर रहा होता है और जब ये मैच्योर होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों एंडोस्पर्म के प्रेजेंस एंडोस्पर्म के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में दोस्तों सीड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। किस बेसिस में दोस्तों, सीड जब डेवलप कर रहा होता है, जर्मिनेट करता है, कब की बात कर रहा हूं, सीड जब जर्मिनेट करता है, मैच्योर हो जाता है, तो एक मैच्योर सीड में, किसके बारे में बोल रहा हूं दोस्तों, मैच्योर सीड बोल रहा हूं मैं, याद रखिए। एक मैच्योर सीड में अगर मान के चलिए एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये मैच्योर हो गया है सीड, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और एंडोस्पर्म कंप्लीटली सीड के मैच्योरेशन के समय तक कंप्लीटली यूज्ड नहीं हुआ है, यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो उस टाइप के सीड को क्या बोला जाता है दोस्तों, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। और ऐसे सीड जो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के समय ये पता चलता है कि उस सीड के अंदर इसका जो एंडोस्पर्म है दोस्तों ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, यूज्ड अप हो चुका है, तो इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म अब प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि क्यों प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है, क्योंकि जब सीड डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योर होने का समय जो रहेगा दोस्तों, उस समय एंडोस्पर्म इस सीड के अंदर कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों, यूटिलाइज हो चुका है। तो इस टाइप के सीड को क्या बोला जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। तो एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है। अब ये स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है दोस्तों, स्टोर्ड फूड मटेरियल को अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो ये कुछ और नहीं है, एंडोस्पर्म है। क्या है दोस्तों, एंडोस्पर्म है। अब ये एंडोस्पर्म आखिर बना कैसे होगा, तो दोस्तों आप याद करिए, पहले ही मैंने बताया था आपको, प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो सेल होती है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को कैरी करती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या चीज दोस्तों, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या कैरी करती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। किसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये सेंट्रल सेल के बारे में बात कर रहा हूं, याद दिला दो दोस्तों, सेंट्रल सेल के बारे में बात कर रहा हूं जो डिवाइड करती है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो जिस सीड में ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, क्योंकि एंडोस्पर्म नरिशमेंट को कैरी करता है, और कौन से नरिशमेंट को, कौन से न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है।
और दूसरा सब्सटेंस स्टार्च बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो प्रोटीन है वो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस टाइप के जो सीड है इसे क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, जो फूड होता है ये कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है सीड के मैच्योरेशन तक। तो इसे क्या बोला जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का, पी, बीन और ग्राम्स। क्या है इसके एग्जाम्पल दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो नीट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। क्या है, पी है, बीन है, ग्राम है। क्या है दोस्तों, पी है, बीन है, ग्राम है। पी, बीन, ग्राम क्या है दोस्तों, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है। एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एल्ब्यूमिनस सीड की एग्जाम्पल है वीट हो गया दोस्तों, मेज हो गया दोस्तों, बार्ले हो गया दोस्तों, और कैस्टर हो गया। क्या है दोस्तों, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया। चार नाम कौन कौन से दोस्तों, एक बार मेरे साथ आप लाइव क्लास में बैठे हुए क्या करिए, रिवाइज करिए, दोहराइए, मेरे साथ बोलिए ताकि आपको याद रहेगा। क्या चीज दोस्तों, एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल कितने हैं, चार है। कौन कौन से, पहला है दोस्तों वीट, पहला है दोस्तों वीट, दूसरा है दोस्तों मेज, दूसरा क्या है दोस्तों मेज, तीसरा कौन सा है दोस्तों, बार्ले, चौथा कौन सा है दोस्तों, कैस्टर। पहला वीट है दोस्तों, दूसरा है मेज, तीसरा है बार्ले और चौथा है कैस्टर। उसी तरीके से नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल कौन कौन से है, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कौन कौन से है। तो लाइव क्लास में बैठे हुए अपनी क्लासरूम में इसे दोहराइए मेरे साथ। पहला कौन सा है दोस्तों, पी है दोस्तों, दूसरा कौन सा है, बीन है। पहला कौन सा है दोस्तों, पी है, दूसरा है दोस्तों बीन और तीसरा है ग्राम। पी हो गया, बीन हो गया और तीसरा हो गया ग्राम। ठीक, तो इस चीज को अगर मैं समरी में बोलूं तो क्या बोलूंगा सर, भाई एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस से नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी सीड मैच्योर होता है, जब भी सीड मैच्योर होता है तो इस टाइम ड्यूरेशन में दोस्तों, मैच्योरेशन के प्रोसेस में अगर सीड जो है दोस्तों, अगर सीड जो है इसमें अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो सिंपल सी बात है, यही तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। तो सीड में अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, सीड में एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है, तो उस टाइप के सीड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड में रखेंगे। और मान के चलिए सीड मैच्योर हो रहा है और इस टाइम ड्यूरेशन में ये जो एंडोस्पर्म है 99.99% लगभग कंज्यूम हो गया है। लगभग 1% की कोई गारंटी नहीं होती, 1% के आसपास का जो अमाउंट है हो सकता है सीड में प्रेजेंट रहे। तो हम क्या कंसीडर करते हैं दोस्तों, लगभग सारा का सारा इसका जो एंडोस्पर्म है सीड के अंदर यूटिलाइज अगर हो गया है, यूटिलाइज हो चुका है, इस टाइप के सीड को क्या बोला जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मैंने बताया वीट है दोस्तों, दूसरा है मेज है दोस्तों, तीसरा है बार्ले दोस्तों, चौथा है कैस्टर। वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसके एग्जाम्पल है पी, बीन, ग्राम। क्या क्या है दोस्तों, पी है, बीन है, ग्राम है। ठीक, अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एंडोस्पर्मिक सीड का स्ट्रक्चर है, कॉर्न कर्नल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म जो कि व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है। ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर मोर देन ये सीड में 70% पार्ट को ऑक्यूपाई करा है। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इतनी सी अगर पार्ट को मैं छोड़ दूं, इतना सा अगर मैं पार्ट को छोड़ दूं दोस्तों, इतना सा पार्ट को, तो लगभग 70% से ज्यादा पार्ट तो ये एंडोस्पर्म अकेला ऑक्यूपाई करा हुआ है इस कॉर्न के कर्नेल में, या फिर कॉर्न जो होता है ना, मक्के का जो बीज है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इतना ज्यादा एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। अब ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट होने के पीछे का क्या रीजन है, क्यों प्रेजेंट है भाई, एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप के सीड को एंडोस्पर्मिक सीड,
एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, दोनों के दोनों एक ही चीज है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब क्या है? ये जो कॉटिलीडन होते हैं दोस्तों, इसमें एंडोस्पर्म जो होता है सीड के डेवलपमेंट के समय कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है। क्या बोला जाता है इसे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है दोस्तों, आपको मान के चलिए छोटा भी डाउट आ रहा है, कुछ चीजें आपको मान के चलिए समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तुरंत के तुरंत दोस्तों आप रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान अभी के अभी कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं चैप्टर पढ़ा दूं, आपको कुछ ना कुछ डाउट रह जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ डाउट आ रहा है तो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, ताकि मैं उस डाउट का तुरंत के तुरंत निवारण कर पाऊं। ठीक है, तो कमेंट में दोस्तों कोई कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम समझते हैं दोस्तों एपोमिक्सिस का मतलब क्या है। अभी हमने पढ़ा दोस्तों एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रायनी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ सीड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस के बारे में दोस्तों। देखिए एपोमिक्सिस क्या है दोस्तों? तो एपोमिक्सिस एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, जिसमें मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है। और मियोसिस के बिना ही दोस्तों, मियोसिस के बिना ही सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही जब सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो एपोमिक्सिस क्या है? एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या बोलेंगे दोस्तों आप? एपोमिक्सिस एक मेथड है। किस टाइप का रिप्रोडक्शन है दोस्तों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे या फिर डबल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये एपोमिक्सिस प्रोसेस है, क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो दो अलग अलग पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करेगा। मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगी। मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। और क्या हो जाएगा? आगे चल करके सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही एपोमिक्सिस कहते हैं। अब मान के चलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो प्रोजेनी प्लांट है, कौन सा दोस्तों? प्रोजेनी प्लांट का जो फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम पेरेंट प्लांट, किससे दोस्तों? फ्रॉम पेरेंट प्लांट से, फ्रॉम पेरेंट प्लांट ये जो प्रोजेनी प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जो प्रोजेनी प्लांट है ना दोस्तों, ये पेरेंट प्लांट के रेस्पेक्ट में, पेरेंट प्लांट के रेस्पेक्ट में दोस्तों एग्जैक्ट कॉपी रहेगी। प्रोजेनी प्लांट और पेरेंट प्लांट दोनों 99.99% लगभग एक जैसे ही इनका स्ट्रक्चर रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, फ्लावर स्ट्रक्चर, सब कुछ एक जैसा रहेगा। इसे ही क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस कहा जाता है। अब एपोमिक्सिस किस किस में होता है दोस्तों? तो पहला एग्जांपल है ग्रासेस। किस में होता है दोस्तों? ग्रासेस में होता है। दूसरा किस में होता है दोस्तों? एस्टर में होता है। तीसरा किस में होता है दोस्तों? डेजी में होता है। और किस में होता है? सनफ्लावर में। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एपोमिक्सिस किस किस में होता है दोस्तों? ग्रासेस में होता है, एस्टर में होता है दोस्तों,
डेजी में होता है और सनफ्लावर में होता है। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए दोस्तों। एपोमिक्सिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से? विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्ट कॉपी रहती है, सीड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पेरेंट प्लांट। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण जो प्रोजेनी प्लांट है वो पेरेंट प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। प्रोजेनी प्लांट पेरेंट प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। एपोमिक्सिस ये प्रोसेस कहलाती है। किस किस में होता है? ग्रासेज में होता है, एस्टर में होता है, डेजी में होता है, और किस में होता है दोस्तों? सनफ्लावर में होता है। अब हम समझते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है। तो पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है दोस्तों? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सिंगल सीड में दोस्तों, किसमें दोस्तों? एक सिंगल सीड में दोस्तों एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या एक सीड में एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक सीड में एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पॉलीएम्ब्रॉयनी। तो पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिसमें एक सिंगल सीड में दोस्तों, किसमें दोस्तों? एक सिंगल सीड में, किसमें? एक सिंगल सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रॉयनी कहा जाता है। अगर मान के चलिए हमें पॉलीएम्ब्रॉयनी कॉज करनी है किसी भी प्लांट के फ्लावर में, किसी भी प्लांट में अगर पॉलीएम्ब्रॉयनी कॉज करवानी है हमें, तो कौन कौन सी हम टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं? सबसे पहला है दोस्तों इस टेक्निक में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। कैसा टेक्निक दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों? हम बना रहे हैं किस प्लांट को? एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका? एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हाइब्रिड का मतलब समझाता हूं एकदम सिंपल वर्ड में दोस्तों। ये एक प्लांट है और ये क्या है? ये कोई सेकंड वाला प्लांट है। दोनों के दोनों ये जो प्लांट है ये क्या है? सेम स्पीसीज के है। क्या है दोस्तों? सेम स्पीसीज के। लेकिन दोनों की दोनों जो वैरायटी है ना दोस्तों, दोनों की दोनों जो वैरायटी है, ये वैरायटी नंबर 1 है और ये वैरायटी नंबर 2 है। कुल मिलाकर के प्लांट के स्पीसीज तो सेम है लेकिन अलग अलग वैरायटी है। या फिर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि दोनों जो प्लांट है स्पीसीज सेम है लेकिन अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में। कहा दोस्तों? अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में दोनों अलग अलग टाइप के प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है और मैं इन दोनों प्लांट को यूज करके इधर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा करके नेचुरली किसी इंसेक्ट के जरिए अगर इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो नॉर्मली एकदम नेचुरल वे में एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। किसका? एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। जो प्लांट नंबर 1, जो वैरायटी नंबर 1 है, जो वैरायटी नंबर 2 है, दोनों के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे। ये न्यू प्लांट जब ये डेवलप होगा तो उस टाइप के जो प्लांट है उसको क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड प्लांट कहा जाएगा। टेक्निक को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहा जाएगा। एकदम समरी में अगर मैं बात करूं ना तो इतनी सी चीजें याद रखना है। दोनों प्लांट है, दोनों की वैरायटी अलग अलग है। वैरायटी का मतलब क्या है दोस्तों? दोनों के दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में अलग अलग एरिया में डेवलप कर रहे हैं। लेट्स एक जो प्लांट है वो कहाँ का हो सकता है? छत्तीसगढ़ का हो सकता है। दूसरा जो प्लांट हो सकता है सेम स्पीसीज का होना चाहिए और आंध्रा में डेवलप कर रहा है। कहाँ पे? आंध्रा में डेवलप कर रहा है। तो दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गया, दोनों की वैरायटी में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, दोनों के वैरायटी में चेंजेस आ गया। अगर वो इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेट होते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन से। किससे? फर्टिलाइजेशन से। जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो टेक्निक को हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, प्लांट को हाइब्रिड कहेंगे। अब इसको एक और एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं।
मेरे पास है वैरायटी दो राइस की। किसकी दोस्तों? दो वैरायटी है राइस की। एक है दोस्तों, पहली जो वैरायटी है वो है सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ बासमती चावल की राइस। सेमी ड्वार्फ का मतलब दोस्तों ज्यादा उसके स्टेम की हाइट नहीं रहेगी, लगभग इतनी हाइट रहेगी। कितनी रहेगी? लगभग इतनी हाइट रहेगी। इससे क्या बोला जाएगा? सेमी ड्वार्फ। और जो दूसरा वाला जो राइस की जो वैरायटी है, ये बासमती चावल ही रहेगी, लेकिन उसकी जो हाइट कितनी है? उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ये क्या ये ड्वार्फ है या फिर टॉल प्लांट है? टॉल प्लांट है। तो आप बोलेंगे जो राइट वाला जो पौधा है सर, ये बासमती ही है, लेकिन कैसी वैरायटी है? टॉल वैरायटी है। कैसी वैरायटी है बासमती की? टॉल वैरायटी। और दूसरी वाली कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी है। दोनों को मान के चलिए मैं क्या करा देता हूं? रिप्रोड्यूस करा देता हूं। रिप्रोड्यूस कैसे कराऊंगा? पॉलिनेशन के जरिए, नेचुरली, आर्टिफिशियली, जिस भी तरीके से अगर मैं पॉलिनेट करा करके फर्टिलाइजेशन करा देता हूं, तो प्लांट का जब फॉर्मेशन होगा तो बासमती राइस ही डेवलप करेगा, लेकिन जो वैरायटी क्या रहेगी इसकी? एक न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन होगा। इसे हाइब्रिड प्लांट या फिर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहते हैं। क्यों फोकस कर रहा हूं इतना मैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में? क्योंकि ये पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में। पूछा जाएगा कि दोस्तों, नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, बताइए पॉलीएम्ब्रॉयनी जो है उसका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया रहेगा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो आपको याद रखना है किस टेक्निक से? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के जरिए हम पॉलीएम्ब्रॉयनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों। पॉलीएम्ब्रॉयनी का और कैसे फॉर्मेशन होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगला किस तरीके से होता है दोस्तों? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन किसके बाहर दोस्तों? एम्ब्रियोनिक सैक के बाहर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर ये सीड का स्ट्रक्चर में ऐसे एलिमेंट्री कोई भी सीड का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये मान लेते हैं ये डाइकोट का सीड है, दो कॉटिलीडन है इसकी, और मान के चलिए इसका क्या है? ये एम्ब्रियो है। ये क्या है दोस्तों? ये इसका एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो के एक्सिस के बाहर में, एम्ब्रियो के एक्सिस के बाहर में दोस्तों, इस एक्सिस के बाहर में क्या बन जाएगा? एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ बहुत रेयर कंडीशन में, तो इसे क्या बोला जाएगा? पॉली एम्ब्रॉयनी बोला जाएगा। क्यों हो रहा है? एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन हो रहा है किसके बाहर में? एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बाहर में। एम्ब्रियो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बाहर में एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पॉली एम्ब्रॉयनी कहा जाएगा। अब हम समझते हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्या है दोस्तों? ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या है दोस्तों? क्या आपने इस फ्रूट को कभी खाया है, कभी एंजॉय किया ये फ्रूट को खा करके? फट से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये ऑरेंज ही है। क्या है दोस्तों? ऑरेंज ही है। लेकिन कैसी कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये इसका जो सीड है दोस्तों, ऑरेंज का जो सीड है, एक सिंगल सीड जो है, इसके एक सिंगल सीड के बारे में बात कर रहा हूं। इसकी ये क्या है? आउटर लेयर है। क्या है दोस्तों? सीड की आउटर लेयर है। क्या बोल रहे हैं इसे? इंटीग्यूमेंट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंटीग्यूमेंट कह रहे हैं। अंदर वाला जो न्यूट्रिशियस टिश्यू है उसे क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस कहा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? इसके न्यूसेलस के अंदर वाली लेयर में अगर बात करें तो क्या है? जाइगोटिक एम्ब्रियो है। क्या है दोस्तों? न्यूसेलस के अंदर वाला टिश्यू कौन सा है? जाइगोटिक एम्ब्रियो। न्यूसेलस के अंदर वाला टिश्यू क्या है? जाइगोटिक एम्ब्रियो है। और ये जाइगोटिक एम्ब्रियो किसमें सस्पेंडेड है, किसमें प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे ये जो जाइगोटिक एम्ब्रियो है सर, ये एंडोस्पर्म के टिश्यू में प्रेजेंट है। जाइगोटिक एम्ब्रियो किसमें प्रेजेंट है? एंडोस्पर्म के टिश्यू में डिप्ड है, प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये क्या प्रेजेंट है दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जो कि एंडोस्पर्म और न्यूसेलस के लेयर में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो
एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों? ये न्यूक्लियर एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों? एक एंडोस्पर्म में प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म में प्रेजेंट है, और दूसरा न्यूसेलस में प्रेजेंट है। और यही क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्यूग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। क्या बोला जा रहा है इसे? इंट्यूग्यूमेंट्री एम्ब्रियो बोला जा रहा है, क्योंकि ये इंट्यूग्यूमेंट के सरफेस से अटैच्ड है। तो क्या बोला जा रहा है इसे? इंट्यूग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। तो इसे अगर एम्ब्रियो को अगर मैं काउंट करूंगा तो एक सिंगल सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। इसे ही क्या बोला जाएगा? इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन कहा जाएगा। किसमें प्रेजेंट रहता है? सिट्रस प्लांट में, सिट्रस प्लांट में प्रेजेंट रहता है। तो सिट्रस प्लांट क्या होता है दोस्तों? वो सारे के सारे फ्रूट, जैसे जो सारे के सारे फ्रूट जो खट्टे लगते हैं हमें टेस्ट में, है ना, विटामिन सी होता है जिसमें, क्या होता है? विटामिन सी होता है, खट्टा जिसका टेस्ट होता है उसे ही क्या बोला जाता है? सिट्रस प्लांट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है ऑरेंज। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है? फटाक से दोस्तों कमेंट सेक्शन में तुरंत ही रिप्लाई करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो तुरंत ही हमें रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण तुरंत ही कर सकूं। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, HSS स्कूल संबलपुर, मरोड़ा स्कूल, क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट अगर आ रहा होगा दोस्तों तो तुरंत ही हमें रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को तुरंत के तुरंत निवारण कर पाऊं। ऐसा ना हो दोस्तों मैं पढ़ाते जाऊं, नीट का एग्जाम आ जाए और आपके पास डाउट का एक बड़ा सा कलेक्शन हो। तो हमें डाउट का कलेक्शन नहीं रखना है, हमें किसका कलेक्शन रखना है अपने माइंड में दोस्तों? किस चीज का कलेक्शन रखना है? तो कंसेप्ट का कलेक्शन रखना है, डाउट का कलेक्शन नहीं रखना है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत ही रिप्लाई करिए। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पार्थेनोकार्पी के बारे में। पार्थेनोकार्पी क्या है दोस्तों? पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। लेकिन इस प्रोसेस में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, लेकिन इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्या है? पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन किस तरीके से? विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से दोस्तों? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, तो पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन किस तरीके से? क्या फर्टिलाइजेशन के जरिए? क्या मियोसिस के जरिए? फर्टिलाइजेशन के जरिए। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना ही, फर्टिलाइजेशन के बिना ही दोस्तों फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। तो दोस्तों क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो क्या इस फ्रूट में क्या सीड प्रेजेंट रहेंगे क्या? तो बिल्कुल भी सीड प्रेजेंट नहीं रहेंगे। क्या सीड प्रेजेंट रहेंगे? नहीं प्रेजेंट रहेंगे। पूछा जाएगा कंसेप्ट की बताइए पार्थेनोकार्पी में सीड प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं इसमें सीड प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको आंसर क्या करना है कि सर फ्रूट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है ये इवेंट नहीं होती है, ये इवेंट नहीं होती है। इसलिए इस फ्रूट में
सीड प्रेजेंट नहीं रहता है। इस टाइप के जो फ्रूट है इसे एक और टर्म दिया गया है जिसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, नकली फ्रूट। कैसे फ्रूट दोस्तों, नकली फ्रूट। क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है या फिर नकली फ्रूट कहा जाता है। अब पार्थेनोकार्पी किन किन प्लांट में होती है, तो दोस्तों पाइनएप्पल में होती है। किसमें कर सकते हैं हम, पाइनएप्पल में कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका क्या है दोस्तों, वाटरमेलन। क्या है दोस्तों, वाटरमेलन मेलन। तो पार्थेनोकार्पी हम किस कर सकते हैं, पाइनएप्पल में कर सकते हैं, वाटरमेलन में कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बनाना हम जो खाते हैं ना दोस्तों, वो क्या रहता है, ट्रूली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रहता है। क्या रहता है वो, ट्रूली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रहता है। इसके अलावा ग्रेप्स में हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, कुकुम्बर में हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। उसी चीज को मैंने ये यहाँ पे लिखा है पार्थेनोकार्पी के बारे में। Parthenocarpy is the development of fruit without fertilization resulting in seedless fruit। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है ये, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। इट इज कॉमन इन प्लांट लाइक बनाना। किसमें कॉमन है दोस्तों ये, बनाना में। दूसरा किसमें कॉमन है दोस्तों, कॉमनली ये टेक्निक्स का यूज करते हैं हम ग्रेप्स को बनाने में। और क्या, कुकुम्बर। किन प्लांट में ये प्रोसेस होती है पार्थेनोकार्पी की, एक तो बनाना हो गया, दूसरा ग्रेप्स हो गया, तीसरा हो गया कुकुम्बर हो गया। इसीलिए कभी आप नोटिस करेंगे तो दो टाइप के वाटरमेलन आते हैं मार्केट में दोस्तों। एक वाटरमेलन वो आता है जिसमें बीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बीज प्रेजेंट रहता है। और जब इसके जिसे आप काटते हैं ना ये वाटरमेलन को, तो चाकू से, नाइफ से स्टेप बाय स्टेप एक एक बीज को हम निकालते हैं खाने से पहले। वो वाला जो वाटरमेलन है वो क्या है, ट्रू फ्रूट है। क्या है वो, ट्रू फ्रूट है। कैसे बना होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट के कारण उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। लेकिन ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई भी सीड प्रेजेंट दिख रहा है क्या दोस्तों, आपको क्या कोई भी सीड दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसमें तो हमें एक भी सीड नहीं दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं दिख रहा है, तो आप तो समझदार बच्चे हो, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, सर क्योंकि सर इसमें पार्थेनोकार्पी के वजह से दोस्तों इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए सर इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है सर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है सर, इसलिए इसमें सीड भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसे क्या बोला जाएगा, पार्थेनोकार्पिक प्लांट कहा जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, पार्थेनोकार्पी का हम फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं जो पार्थेनोकार्पिक है, तो आखिर किस वजह से कर सकते हैं हम और किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए पार्थेनोकार्पी हो रहा है, और क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे का, कि भाई पॉलिनेशन ना हो पाए, है ना। कोई भी प्लांट है उसमें अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तब भी पार्थेनोकार्पी हो जाता है। उसके अलावा क्या हो जाता है दोस्तों, पॉलिनेशन तो होता है, पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्या हो पाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। प्लांट में पॉलिनेशन तो हो जा रहा है, पॉलिनेशन तो हो जा रहा है भाई, कोई ना कोई इंसेक्ट आकर के या आपके संदीप सर या आर्टिफिशियली वो कटिंग करके, कटिंग बैगिंग टेक्निक से पॉलिनेशन तो कर दे रहे, आप लोग पॉलिनेशन तो कर दे रहे, लेकिन कोई ना कोई हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण, न्यूट्रिशन, हार्मोन, एंजाइम ये सब की डेफिशिएंसी के कारण प्लांट में, या हो सकता है टेम्परेचर एक फैक्टर हो जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इस प्रोसेस में इसमें भी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होता है। अब मान के चलिए फर्टिलाइजेशन भी हो गया, क्या हो गया दोस्तों, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं हो पाया। एक्चुअल में क्या हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ क्या, एम्ब्रियो ही फॉर्म नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या होता है, पार्थेनोकार्पी हो जाती है किसी भी प्लांट में। तो कौन कौन सी रीजन बताए मैंने, 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताए जिसकी वजह से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है प्लांट में नेचुरली।
पहला कौन सा है, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन मैंने बताया इसके पीछे का, टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा एंजाइम, हार्मोन, न्यूट्रिएंट इसमें प्लांट में डेफिशिएंट हो, कम अमाउंट में प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, इस ये भी एक वजह है। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जा रही है। और मान के चलिए हमें आर्टिफिशियली कोई भी प्लांट का फॉर्मेशन करना है जो कि किस नेचर का हो, किस नेचर का हो दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक इन नेचर हो। तो हम कैसे इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो 11th क्लास में याद करिए आपने बहुत सारे प्लांट के हार्मोन के बारे में पढ़ा था। जो दो टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं दोस्तों, प्लांट हार्मोन आपने पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं प्लांट हार्मोन, दो टाइप के होते हैं प्लांट हार्मोन। एक तो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, क्या होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। दूसरा कौन से टाइप का होता है दोस्तों, प्लांट का हार्मोन इनहिबिटर, क्या होता है, इनहिबिटर होता है, जिसमें क्या आता है, इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड आता है। क्या आता है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर में। और वहीं पे प्रमोटर में क्या आता है, ऑक्सीन, क्या आता है दोस्तों, ऑक्सीन आता है, साइटोकाइनिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, और क्या आता है दोस्तों, गिब्रेलिन आता है। क्या आता है, गिब्रेलिन। तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। इनहिबिटर हार्मोन कौन कौन से, एब्सिसिक एसिड है सबसे इसमें इंपॉर्टेंट, एक इथाइलिन भी है, लेकिन इथाइलिन प्रमोटर इनहिबिटर दोनों में आता है, तो हमने इथाइलिन को कंसिडर नहीं किया है। इनहिबिटर क्या है, एब्सिसिक एसिड है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 11th का सिलेबस है, एक छोटा सा इसमें पोर्शन यूटिलाइज करेंगे हम इस कंसेप्ट का। तो कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन का अगर हम यूटिलाइज करते स्ट्रॉबेरी और टमाटो में, स्ट्रॉबेरी और टमाटो के प्लांट में, तो क्या हो सकता है, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करी जा सकती है, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करी जा सकती है। साथ में अगर मान के चलिए गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में अगर हम अमाउंट को यूज करते हैं, साइटोकाइनिन और गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और गिब्रेलिन दोनों को अगर मैं मिक्सर बनाता हूं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन, एक फिक्स्ड रेशियो, इसका भी एक फिक्स्ड रेशियो होता है, कुछ भी नहीं, ये निकालो दोनों पैक निकालो लगा दो एक साथ मिक्स कर दो डिग 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 डिग, ऐसे नहीं दी है ना। तो एक फिक्स्ड पोर्शन में क्या किया जाता है, इसको मिक्स करा जाता है फिक्स्ड रेशियो में। और अगर मैं मान के चलिए प्लांट में इसको यूज करता हूं, कौन कौन से प्लांट में, कुकुम्बर में, कुकुम्बर में दोस्तों पियर्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारे प्लांट में अगर मैं गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का अगर यूज करूंगा तो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करी जा सकती है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कौन से हार्मोन का यूज करके हम कौन से प्लांट में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीन का हम यूज करेंगे, ऑक्सीन का यूज करेंगे, और स्ट्रॉबेरी, ऑक्सीन का यूज करके स्ट्रॉबेरी और टमाटो के प्लांट में, स्ट्रॉबेरी और टमाटो के प्लांट में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करेंगे। और सिमिलरली गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का हम यूज करेंगे, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे दोस्तों। और हम इसका छिड़काव किसमें करेंगे, कुकुम्बर, पियर्स और ग्रेप्स के प्लांट में, तो इससे भी क्या होगा, पार्थेनोकार्पी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी चीज को मैंने लिखा है, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट विथ फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन का मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रोथ या इनहिबिट करने वाले जो हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन, उसे ही फाइटोहार्मोन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीन हो गया, गिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये मेजर ये तीन हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। ऑक्सीन का यूज स्ट्रॉबेरी टोमेटो में करते हैं। इनहिबिटर में कौन कौन सा हो गया, गिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इसका हम यूज करते हैं। और पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं कुकुम्बर में, पियर्स में, और किसमें दोस्तों, ग्रेप्स में, ये तीनों के तीनों प्लांट में। तो दोस्तों क्योंकि समय समाप्त होता है, समय समाप्त होता है, तो आज के लिए इतना ही। आपका ये काम है दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है A to Z कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में,
कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में सारी की सारी चीजों को आपको रिवाइज करके आना है। क्या करना है आपको? रिवीजन करना है, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को रिवाइज करना है। अगले वाले लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं, सारी की सारी चीजों को मैं रिवीजन कराऊंगा कि नहीं, तो कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, जो समरी है, क्या है दोस्तों, समरी है इस चैप्टर की, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है समरी है, जो जिसका हम यूज करेंगे, समरी का यूज करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उस समरी को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस पीपीटी के माध्यम से, उसे रिवाइज करवाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस को, ये चैप्टर को मैं रिवाइज करवाऊंगा, और उसके जस्ट बाद में क्या करने वाला हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। क्या करवाऊंगा दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगले ही लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कुछ भी चीजें छुट्टी नहीं हुई हैं। और मान के चलिए कुछ भी आपको डाउट आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। टीचर्स प्लीज इस बात को गंभीरता से ले कि अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी चीजें उन्हें छोटी सी भी डाउट लगती है, तो लाइव क्लास के बीच में ही अगर बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं उस चीज को तुरंत ही रिप्लाई करूंगा, उस टॉपिक को रिवाइज करवा दूंगा, ताकि बच्चों को डाउट नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय जोहार, धन्यवाद।